नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आज हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए खास दिन है क्योंकि आज शहर की सरकार का दिन है। हम बता दें कि आज के दिन निर्णय आने वाला है ऐसे चुनाव का जो सरकार कौन सी सरकार किस शहर में बनती है इसका निर्माण होगा, जिसे हम मिनी सदन के नाम से भी जानते हैं। आज हमसे बात करने के लिए दो गेस्ट मौजूद हैं। हम पहले आपका परिचय करा देते हैं रमेश शर्मा जी से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके साथ ही हिमांशु राज पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बात यहाँ पे राजनीति की हो रही है तो सबसे पहले हम मौका भी देते हैं हिमांशु सर को। सर, निकाय चुनाव का आज परिणाम आने वाला है और हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 मेयर की बात हो रही है, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या कुछ अलग होगा? मोदी फैक्टर काम करेगा? क्या होगा? जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, 544 सीट जो जिला पंचायत की सीट है, 199 नगर पालिका की सीट है। अभी आज सवेरे का अगर आकलन वो देखें तो समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन सेकंड टर्म में 11 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। ये चुनाव इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चुनाव योगी जी ने अकेले अपने दम पे लड़ा है। आज तक जितने चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, निकाय के चुनाव, कहीं ना कहीं मोदी जी का हस्तक्षेप रहा है और जीतने के बाद जो क्रेडिट रहता है 50-50% में बढ़ जाता है। तो योगी जी का एक शक्ति परीक्षण था जो कि प्रथम दृष्टया काफ़ी सफल होता दिख रहा है। जो हम लोगों ने आकलन किया था, कमोबेश वही आकलन इस चुनाव में आकर के बैठ रहा है। जो 17 मेयर की सीट थी हमारे पास, उसमें 15 सीटों पर, अभी कुछ समय पहले 16 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी। लेकिन आगरा को छोड़ दिया जाए तो अन्य क्षेत्रों में बीजेपी के मेयर अच्छे खासे वोट प्रतिशत से और संख्या से आगे चल रहे हैं। जहां तक वाराणसी नगर निगम की हम लोग बात करें, यहाँ पे 100 हमारे पास नगर निगम में सभासदी के चुनाव, यहाँ पे पार्षद के चुनाव होने हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ा बागियों से। कई ऐसे सभासद जो थे, उनके टिकट काटे जब गए थे तो उन्होंने स्वयं निर्दलीय होकर के या किसी अन्य आदमी को अपने साथ के परिवार के लड़ाया चुनाव, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। और वोट प्रतिशत कम होने के कारण ये स्वाभाविक ही वोट कम पड़ा यहाँ पे, तो एक टशन देखने को मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं भाजपा का? समीकरण नहीं बिगाड़ेंगे, जो उनका एक अंतर जीतने का ज्यादा था वो कम करेंगे, क्योंकि लिटमस टेस्ट अगर देखा जाए तो प्रादेशिक स्तर पे कहीं ना कहीं बीजेपी काफी सफल होती दिख रही है। एक तरफ कर्नाटक में अगर चुनाव हार रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निगम मरहम लगेगा, चुनाव अगर भाजपा हारती है तो मरहम रहेगा। आप क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी कहाँ है इस पूरी लड़ाई में? कहीं है भी या नहीं? नहीं है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है अपनी। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी हर जगह लड़ रही है, हर सीटों पे लड़ाई वही समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। वाराणसी नगर निगम में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। प्रदेश की बात करें तो क्या स्थिति लग रही है? प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है जी। अगर बात करें तो आपको क्या लगता है इस 17 मेयर में आप कितने मेयर जीत पाएंगे? अभी फिलहाल हम जैसे मेरठ है, कानपुर है, इन सब, वाराणसी है, इन सब जगहों पे हम लोग लड़ रहे हैं। वाराणसी की आपने बात की, अगर हम बात करें तो इसका जवाब स्वयं दें कि 25 साल से जो है यहाँ पे जो है एक ही पार्टी के मेयर हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी या नहीं थी, लेकिन मेयर हमेशा यहाँ का होता था। तो कैसे आप इस समय हरा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदार पार्टी होती तो वो अपने मेयर को हर बार बदलती नहीं। अच्छा। अगर इनका मेयर अच्छा होता, इनके कार्य अच्छे होते तो हर बार बदलते नहीं इनके प्रत्याशी। एक दोबारा क्यों नहीं लड़ा इन्होंने? सर, क्या राजनीतिक विषय क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है मेयर बदलने का? शर्मा जी की बात थोड़ा सीमित दायरे में करी। ने ये बोलना चाहिए समाजवादी पार्टी ने भी हाल में एमएलसी चुनाव में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ के 2 दिग्गज नेता जो थे उनको यहाँ इनके प्रत्याशियों ने हराया था। उसको आधार बना के अगर ये बात करेंगे हम लोगों ने हराया तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, तो बात समझ में आती है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट के लिए काफ़ी फाइट हो रही थी। ऐसे कैंडिडेट को, अशोक तिवारी जी को उतारा गया जो कि शायद कोई आशा नहीं किया था कि वो यहाँ पे मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी अगर बात हो रही है यहाँ पे हम पूर्वांचल की बात करें तो आशुतोष सिन्हा की बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक एमएलसी है, वो स्नातक एमएलसी हैं। तो बात करें तो उन्होंने ऐसे समय में जीता, समाजवादी पार्टी ऐसे समय पे जीते और वो भी पूर्वांचल से जीते जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे ही लगता है मेयर चुनाव में भी आपको ऐसे ही परिणाम आने की उम्मीद है? क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है। हम अगर आगरा की बात करें, वहां पे कानपुर में बात करें, वहां पे गोरखपुर में बात करें, वहां पे, तो फिर आप कैसे लग रहा है कि आपके मेयर जीतेंगे, आपके और प्रत्याशी जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी बातों से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जितना बात करती है उतना काम करती। अगर उसका परिणाम देखा जाए तो सुल्तानपुर से बनारस जो ये बना
रोड बना है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उठा के देख लिया जाए। सुल्तानपुर को पहले से समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई है, उसकी क्वांटिटी है उसके तुलना में देख लिया जाए। काम इन्होंने जो किया, लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त, इन्होंने भ्रष्टाचार में एकदम डुबो दिया, डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी। सर बताएं, अच्छा ये बताइए, जैसे ये नगर निगम का चुनाव है तो क्या इसमें जाति फैक्टर काम करता है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करता। नगर निगम का चुनाव बहुत ही वैयक्तिक होता है, व्यक्तिगत। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो उसमें आदमी रिस्क ले, चलो इनको जिताया जाए। चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रही है, ये राजधानी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल राजधानी वाराणसी रही। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से चुनाव 2 बार लड़के जीते हुए हैं, तो यहाँ पे किसी भी एंगल पे यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पे, वो चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ, योगी जी का शक्ति प्रदर्शन माना जाए। योगी जी ने स्वयं ये चुनाव लड़ा है, अपने विधायकों, यहाँ जो मंत्रियों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा है। अगर वो जीतते तो इस चुनाव के जीतने का पूरा क्रेडिट जो मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाएगा, और ये किसी भी ये किन प्रकार जीतना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, साम दाम दंड भेंट जो लगाना पड़े तो ये भी इसमें लगाएगी। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश मेयर का चुनाव है, हम लोग को भी जो आंकलन मिला 10-15 हज़ार वोट से यहाँ के जो मेयर के प्रत्याशी अशोक तिवारी आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो हम लोग आशा नहीं किए थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनिल श्रीवास्तव जी हैं, और सपा जिसको हम लोग बहुत बड़ा अच्छा कंपटीटर मान रहे थे, ओपी सिंह जी को जो यहाँ सभासद रहे लंबे समय तक 3-4 टर्म के, हम लोग मान रहे थे कि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, अच्छी चुनौती देंगे। वो देखे, वो चुनौती देते नहीं दिख रहे, क्योंकि तीसरे स्थान पे पिछड़ गए। तो समाजवादी का पार्टी का जो अपना वोट बैंक रहा है, वो भी कहीं कहीं स्प्लिट होता है इस नगर निगम। वोट बैंक स्प्लिट हो रहा है बता रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है, मगर अभी शुरुआती रुझान है, अब आगे बढ़ने दीजिए। जब आगे काउंटिंग होगी दूसरे राउंड तीसरे राउंड की, तो वहाँ पे जो वर्तमान मेयर थी उनका टिकट काटा गया। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं नंदी, उनकी वाइफ का टिकट काटा गया। तो वहाँ पे क्या स्थिति है? देखिए, जीत रही है भारतीय। ये तो मेयर के चुनाव, देखिए नगर के जितने क्षेत्र में, देखिए फायदा के इस बार समाजवादी पार्टी ने, और इनके समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है ये। लेकिन नगर के जितने चुनाव होते हैं नगरीय क्षेत्रों के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे आधिपत्य रहता है, वहाँ पे उनकी स्थिति बड़ी सुदृढ़ रहती है, स्ट्रांग रहती है। उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लगातार 10-15 साल का चुनाव आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं पत्रकार होने के नाते। लेकिन जो जिला पंचायत वाला, जो हमने नगर पंचायत, उस क्षेत्रों में जिस तरीके समाजवादी पार्टी गेन कर रही है, उसके प्रत्याशी जीत रहे हैं, भले ही भाजपा वहाँ पे जीते, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी, आपको आश्चर्य होगा कि 538 सीट हुआ करती थी पिछले वर्ष, जो नगर पंचायत वाले के सीटों में 538 सीटों में 100 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी, 83 सीट जो थी समाजवादी पार्टी के पास थी, और शायद 74 सीट भारतीय बहुजन समाज पार्टी पाई थी, और वो सीट इस बार 544 हो गई। आपको आश्चर्य, 181 निर्दलीय प्रत्याशी वहां पे जीते थे। 181 निर्दलीय प्रत्याशी जो जीते थे, वो जो निर्दलीय वाला गैप है, निर्दलीय वो समाजवादी पार्टी इस बार बहुत टेक्निकली फुलफिल कर रही है। भले हारे चुनाव क्या लगता है, हम बात करें रमेश जी आपसे, क्या लगता है कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का वोट है, क्या वो शहर में कन्वर्ट हो रहा है? क्या वो नगर निगम कुछ कमाल दिखा पाएगा? कमाल दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, हमारी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा लगाव रही उनकी। आज भी शहरों में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपने देखा है कानपुर, मेरठ, सभी जगहों पर, गोरखपुर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। ऐसा नहीं हो कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना उनका आदत बन गया है। मतलब घर से निकले अखिलेश। अच्छा, हम एक बात और ये करेंगे कि ये वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? शहरी क्षेत्र की बात करें तो क्या कारण लगता है? आप राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं, इतने दिन पत्रकारिता, क्या वजह है? क्या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से इसमें काशी की जनता जो थी, हम नगर वाराणसी के निवासी हैं, इस कारण बात, काशी की जनता का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहा। आप वोट का प्रतिशत जो है 3:30-4 बजे के बाद कुछ लोग घर से निकले, जाके वोट देना, जाके 41-42% या वोटिंग होना मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कहीं ना कहीं जो वोटर है वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो गया, उसको इंटरेस्ट नहीं रह गया इस चुनाव में, या शायद नगर निगम के चुनाव उतना ग्लैमर नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि इस चुनाव में पूर्ण रूप से ने बताया ना, ये योगी जी का चुनाव था। योगी जी अपने विधायकों, मंत्रियों, अन्य नेताओं, पदाधिकारियों के साथ बार बार योगी जी का चुनाव करीजिए, मुझे नहीं समझ क्या योगी जी को
प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं क्या 24 में? नहीं भाई, अब इनका विषय है। अब योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए भाई, प्रधानमंत्री जी के परिपक्ष ले जाके खड़ा कर दे, उनके समकक्ष योगी जी को, अब इनका विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। बात करेंगे, देश की बात हो जाए, क्योंकि बनारस को केंद्र बिंदु कहते हैं राजनीति का। तो आप भी पूर्वांचल का खासा एक्सपीरियंस है, आप महाराष्ट्र में भी काम किए, बनारस में काम किए, दिल्ली में भी काम किए, तो ये जो तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, तीसरे मोर्चे की तैयारी का पहला आकलन ले लें कि जो राफेल, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य जो मुद्दे थे सब डब्बे में चले गए। नया मुद्दा जो अदानी प्रकरणों का आया, अदानी के घोटाले को लेकर के जेपीसी की मांग का मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा जो संवैधानिक संस्थाएं ईडी और सीबीआई इसका दुरुपयोग ना किया, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने हर पार्टी को बुलाया गया इस आंदोलन जोड़े, लेकिन हर पार्टी वहां से अपना कन्ना काट के निकल गई, बिकॉज वो क्रेडिट पा जाते। टीएमसी वहां पे थी, एनसीपी भी थी, एनसीपी उस कार्यक्रम में प्रॉपर्ली इन्वाइट की गई थी, लेकिन वो नहीं गई। तीसरे मोर्चे के तौर पे भी नीतीश कुमार जो नए खलीफा बन के निकले हैं, वो हर जगह जाके मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखिए, इसका 3 दिन पहले एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से तीसरा मोर्चा बिखरा, उससे क्लियर हो जाएगा। 3 दिन पहले वो नवीन पटनायक, सॉरी, बीजू दल के जो नेता नवीन पटनायक जी हैं, वो मुख्यमंत्री, उनसे मिलने गए थे, उनसे अच्छे से मिले, सारे मिले। अगले दिन नवीन पटनायक दिल्ली आते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, वो कह देते हैं कि मुझे, क्या कहते हैं, बाहर निकल के मीडिया के सामने जब रूबरू होते हैं, वो बोलते हैं हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अपने बल पे लड़ेंगे, बीजू जनता दल अपने कैंडिडेट खुद किसी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ेगी। रमेश जी, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार कुछ अखिलेश यादव से भी मिले, फिर ममता बनर्जी से मिले, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिले, और जब वो दोबारा मिल के आते हैं तो उनका बयान आता है, फिर वो शरद पवार जी से मिलते हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग तीसरे मोर्चे में उनको नेता मान रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री अभी फिलहाल अभी उनका मिलने का काम है, वो मिल रहे हैं, सबसे मिलना जुलना और एक वैचारिकता जो है, एक दूसरे से मिलने का काम हो रहा है। लेकिन वो जहाँ जा रहे हैं वहां भी बोल रहे हैं कि हम तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं, तो अभी तो समय है, आने समय आएगा तो उसको सामने आ जाएगा। अच्छा, हम आपसे बात करें, इसलिए अभी विपक्ष सत्ता घबरा क्यों रही है? सत्ता को घबराना नहीं चाहिए। कोई अगर मिल रहा है किसी से तो घबराहट क्यों? आप इतने मजबूत हो, आपके पास ईवीएम है, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप घबराहट में क्यों हो? आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या सरकार? कहाँ घबराए सरकार? हम जैसे ही एक दूसरे से हमारे विपक्ष के लोग एक दूसरे से जैसे ही मिलते हैं वो घबराना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। आप जाते हो, किसी से मिलते हो, आप कर्नाटक में जाते हो, किसी से मिलते हो, आप किसी को मिला लेते हो, वो कितना बड़ा, पहले वो बहुत बड़ा घोटालेबाज होता है, जब आपके पास आ जाता है तो उसका सारा घोटाला खत्म हो जाता है। कर्नाटक में बीजेपी का जादू नहीं चला, नहीं चला, कोई नहीं चला। बजरंग बली वहां क्यों नहीं चले? बजरंग बली इसलिए नहीं चले क्योंकि कर्नाटक की जनता शायद ज्यादा अक्लमंद है, उस मुद्दे को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। बजरंग दल जैसे एक सामाजिक संगठन को बजरंग बली से जोड़ा जाए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो एक रीजन। और भी कई फैक्टर, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा फैक्टर था, 40% की सरकार। ये कांग्रेस बताने में वहां सफल होगी कि वहां पे जो येदुरप्पा जी की सरकार थी वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट थी, और येदुरप्पा जो लिंगायत समुदाय से आते, उनके 2 बड़े नेता चुनाव के जस्ट पहले छोड़ करके लिंगायत का जो वोट बैंक उनके पास था वो भी कहीं ना कहीं बिखर गया। तो कई जो वो जहां पे बीजेपी को सेंध मारना, वो सेंध मारने में सफल नहीं, और कर्नाटक की जनता ने उस तरीके से उनको जवाब नहीं दिया। और मैं तीसरे मोर्चे में एक एडिशन करना चाहता हूं, अगर तीसरा मोर्चा मिलकर लड़े जमीनी स्तर पे तो एक परिवर्तन ला सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, पिछले जो अभी लोकसभा हमारा हुआ था उसमें बीजेपी को 63 सीटें मिली थी, क्योंकि उससे पहले 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 74 सीट पाई थी। तीसरा मोर्चा में अखिलेश यादव, अजीत लोकतांत्रिक जो अजीत मोर्चा जी के लड़के की पार्टी है वो लोकदल, जनतांत्रिक लोकदल, और ये और मायावती ने मिलकर लड़ा था। और वो 74 सीट भारतीय जनता, जो मोनोपोली यहाँ पे होती थी, उत्तर प्रदेश जो बेस बनाता था प्रधानमंत्री बनाने का, वो घट करके 63 पे आ गई, 11 सीट की उसमें कटौती हो गई। अगर तीसरा मोर्चा मिलकर लड़ता है तरीके से तो एक परिवर्तन ला सकता है, चुनौती पैदा कर सकता है। बिकॉज कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है ये विपक्ष को एक बहुत बड़ी संजीवनी देगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, इसको कैसे बनाते देखने लग रहा है। रवि, हम ये बात करें जो सेकंड चरण के चुनाव हुआ, मतलब उसमें प्रतिशत भी बढ़े और क्या करता है, कई जगह हिंसा भी, मतलब छोटे झड़प भी हुए, तो क्या लगता है कि पहले चरण, प्रथम चरण में कम मतदान पड़ते हैं, दूसरे चरण में और ज्यादा मतदान पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको क्या देखेंगे? मतलब जनता ने पहले प्रथम चरण का जब मतदान हुआ, नीरस दिखी, तो उसके बाद लोगों ने का परसेप्शन बढ़ा कि भाई वोट कम नहीं पड़ना चाहिए, और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गए अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने में। ग्रामीण में हर समय वोट का परसेंटेज बढ़ा होता है, बढ़ता है,
क्योंकि वहाँ हमारे शहरों से ज्यादा जागरूक है ग्रामीण जनता वोट देने में। तो कुल मिला जुला के जो नगर निगम चुनाव है उसमें आपको अभी लगता है कि सीटें आप लोगों की बढ़ेंगी? अच्छा, हम बात करते केवल बनारस की, तो बनारस में कितनी सीटें जीत रहे हैं? अभी कैसे कहा जाए, अभी तो अब तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, अभी तो चल रहा है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इन लोगों ने जो हर महीने आते हैं, तो फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी ने जो कूटनीति रची पूरे महानगर में, जो बड़े सीटों पर इनको 110 होने चाहिए, 120 होने चाहिए, 20 वार्डों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन लोगों ने सीटों को, अब हमारे वोटों को डाइवर्जन के लिए, जैसे मेरा वोट मुस्लिम है, यादव है, और मेरे जो वोटर्स थे उनको डाइवर्ट कर दिए इन लोगों ने। उसको जब देखा कि ये 500 वोट सपा को पड़ता है तो उसको 3 भागों में बांट दिया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 100 में कितनी सीट पा रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपने मेहनत किया चुनाव में, हमको लगता है कि 40 सीट, 35 से 40 सीट के बीच आना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ रहेगी सर? नहीं ये लड़ाई वो के लग रहा है। कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस तो है ही नहीं लड़ाई में, कहीं देख लीजिए। बनारस में आप भारतीय जनता पार्टी को मान लीजिए अगर सीट मिलेगी तो कितने मिलेगी? 60 सीटों तक तो कोई डाउट नहीं है। 60% सीट पर अगर बागी प्रत्याशी अगर उसको डिस्टर्ब किए होंगे चुनाव को, तब बीजेपी 60 से 65 सीट तो पा ही रही है। ओवरऑल ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 है उसका ये प्रिपरेशन है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिपरेशन कर्नाटक के चुनाव को भी लेके देखा जाएगा। तो कर्नाटक में तो प्रिपरेशन फेल हो गया इनका। तो एक संजीवनी मिली। सबसे अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये रही है कि उनके प्रत्याशी जो अनिल श्रीवास्तव वो रनर अप रहेंगे इस बार, पिछली बार की तरह। आपको तो 3rd नंबर पे अभी तो वो अभी भाई अभी पहले राउंड का हुआ है ना, अब कैसे हम सिद्ध कर देंगे कि आप अब आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, अब द्वितीय 4th जब आगे बढ़ेगा तब न दिखेगा कि क्या है। 12 बजे तक तो पिक्चर जो निकाय का चुनाव रहा वो जाति पे आधारित रहा, समीकरण पे आधारित रहा, विकास पे नहीं आधारित रहा। गली की विकास की बात नहीं हुई। यहाँ विकास की बात कभी होती नहीं। अगर बनारस में विकास की बात होती और जनता विकास चाहती, बनारस की जनता, तो मेयर बदल देती। एक ही दल का 30 सालों से लगातार मेयर यहाँ पे है और हर बार ये कहते हैं मैं विकास करूंगा। अरे आपको तो लगातार मौका मिल रहा है। अब 3 सरकारें आपकी लगातार, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, आप नीचे भी हो। अब आपको कौन सी ऐसी कमी है कि जो आप विकास नहीं कर? आज तक नाले का पानी गंगा में जा रहा है, 80 नाले का पानी गंगा में जा रहा है। एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे जो गंगा की बात रही, क्या वो फिर मुद्दा बनेगा? क्योंकि अभी भी गंगा में कुछ सीवेज डायरेक्ट जा रहे हैं। नहीं, परसों की रिपोर्ट एक आई है, परसों की रिपोर्ट ये आई है, मैं भेज भी दूंगा अगर आप चाहेंगे। गंगा का पानी पीने लायक हो गया, नहाने लायक हो गया। उसमें जो क्या कहते हैं अंडर करेंट और सारे इन्फिग्रेशंस निकल के आए थे। उसमें मूलभूत सुधार अभी भी नहीं पीने लायक, जिसमें मलमूत्र गिरता हो जिस पानी में, क्या वो पीने लायक हो सकता है? नहीं, उसकी आप अपने अभी अगर प्रमाण नहीं देख, अगर आप भाई साहब आप बोल रहे हैं तो मैं प्रमाण, चले हमारे साथ 80 नाले के सामने खड़े हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो गंगा की रिपोर्ट है उसका नहीं, रिपोर्ट कभी कभी आप देखिए, सरकारें जिसकी होती है फेलवर रिपोर्ट भी दे देती है कि पास हो गया, वो गलत रिपोर्ट। अगर डाटा, भारतीय जनता पार्टी डाटा पे बात करती है, उसके केवल डाटा दिखाती है। हम अगर मौके पर आप जाएंगे तो वहां फेलवर पाएंगे। डाटा के अलावा ये लोकसभा प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। आप मेरे साथ शहर से बाहर निकल लीजिए, आइए मैं ग्रामीण सड़कों का दिखाता हूँ। कोई बनवाने जा रही है भाजपा भाई, भारतीय जनता पार्टी एक वो बनाती है शोरूम, तो ये बनारस के कुछ जगहों को इन्होंने शोरूम बना रखा है। उस शोरूम को सजाते हैं, उसमें लाइट बत्ती, चाइना का विरोध करते हैं, चाइना की लाइट लगाते हैं। अब इनका कौन सा कहा जाए, कौन सा परसेप्शन फैलाते हैं ये लोग, अब इनकी क्या बात की जाए। अब आए हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, लोकसभा में जो माननीय जी का लोकसभा है, हमारे प्रधानमंत्री, मुझे गर्व है कि हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रहते हैं। मगर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मैं गड्ढे में गिरता जाऊं, वो कौन सा है? आप हमारे गांव में बगल में चल के दिखाते हैं, बच्चाओं से लेकर करसना से लेकर लठिया, जिसका विधायक भी है, 8 विधायक हो जिनके। अजगरा में मैं एक गाँव घुमाता हूँ आपको, सड़कों का हाल देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए आप। कौन सा इन्होंने विकास किया है? केवल चूना लगाने से मकानों पर। हमें लगता है कि जब चुनाव की बात आती है तो विकास समस्याएं लोग भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं जाति समीकरण फैक्टर होता है, या फिर जो मुद्दा चलता है, जैसे केरला में अभी जो है, कर्नाटक में बजरंगबली आ गए, उत्तर प्रदेश में और बात करें तो द केरल स्टोरी आ गई। तो इस तरह की चीजें, ये भारतीय जनता पार्टी का एक
अपना है सिस्टम है। केरल स्टोरी को काम करना होता है तो वहां पे भी काम करती है जनता। अलर्ट हो गई है, जागृत हो गई है। कोई जहाँ पे उसको समझ में आता है कि इस पार्टी को जिताने से हमारा लाभ होगा, उस पार्टी को जिताती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सब कुछ 25-30 साल से यहाँ नगर निगम में काबिज है। कुछ कारण होगा। बनारसी इतने तो हमें नहीं लगते कि शांत है, चिंतनशील होते हैं, विद्वान होते हैं काशी में लोग, सोच सब गुरु हैं यहाँ पे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है तो कोई ना कोई कारण होगा। एक पत्रकार होने के नाते इस चीज़ को सोचिए क्या कारण है। जहाँ तक मेडिकल यहाँ 2-2 कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया, सारी चीज, कुछ तो फर्क आया है, कुछ तो कार्य हुआ है जो कि दिख रहा है, जिसको हम लोग जा करके दिखा नहीं सकते, हम लोग मना नहीं कर सकते। कारण टाटा का कैंसर हॉस्पिटल बना, हाँ मानते हैं टाटा का कैंसर हॉस्पिटल बना, मेडिकल मेडिसिन में फिर रोड बन, ब्रिज बन गया, रामनगर का ब्रिज बन गया, चुनार का ब्रिज बन गया। रामनगर का ब्रिज आप लोगों का ब्रिज नहीं है, उसको आप जो भी है अपना उपलब्धि ना माने। मुझे क्यों ऐड कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि ना माने तो क्रेडिट लेंगे ना, उनके क्रेडिट लिए हम लोग भी जानते हैं। उनके केंद्रीय जल बोर्ड से उन्होंने हमारे सरकार में, हमारी सरकार थी, हमारे में ऑब्जेक्शन लगा रखे थे। उसके पुलों पर जितने पुले हमारे सरकार में उद्घाटन हुआ, बन के तैयार था, उसमें जो इन लोगों ने उसके पिलर को लेके केंद्रीय जल बोर्ड से उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये इसमें कमी है। और बाद में जैसे ही हमारी सरकार उनका आया समय, एक नहर भी बना है बनारस में, बड़ा चर्चित नहर था, उस नहर पे फिर कुछ कहेंगे? कौन सा नहर? उस पार एक नहर की खुदाई हुई, बालू पे एक नहर। हाँ, वो तो बहुत बड़ा घोटाला। भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है। बहुत पहले कहावत था कि मतलब कुआं तालाब खुदा, उसमें एक लड़का गिर गया और उसके वजह से फिर उसको पार दिया गया। तो ये जो 12 करोड़ का घोटाला है वो बहुत बड़ा घोटाला है। हिंदुस्तान में ऐसा घोटाला तो देखा ही नहीं मैंने कि बालू में नहर खोदा गया और उसके बाद बारिश के बाद वो सब गायब हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइप का तो काम करती ही है। भारतीय जनता पार्टी वो घोटाला की कि पूरे 70 साल में जो घोटाला कांग्रेस ने नहीं की वो कर ली भारतीय जनता पार्टी 7 सालों में। आप उसका देख लीजिए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली का, आज भी उसके बाथरूम के दरवाजे सड़ रहे हैं। इनके दरवाजे हर जिले में इन्होंने 25 से 50 करोड़ का कार्यालय बनाया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई नगर नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय न बना हो। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आया कहां से 7 साल में? कौन सा व्यापार कर ली? लेकिन मुझे एक चीज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आशुतोष जी कि इतना अच्छा अखिलेश यादव ने भाई साहब बता रहे कार्य किया, सारी चीज विकास किया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश जनता ने से इनको नकार क्यों दिया? 2 बार नकार दिया। सोचिए आप, कुछ तो कारण होगा। कहीं ना कहीं आत्महत्या चिंतन करना पड़ेगा इन लोगों को, समाजवादी पार्टी को, कि सब कुछ अच्छा होने के बाद चुनाव हार क्यों जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि चुनाव राजनीति में सत्ता में रहना जरूरी है किसी कार्य करने के लिए। आपने कोई भी कार्य शुरू किया, अगर आपके कार्यकाल में कंप्लीट हो तो स्वाभाविक है दूसरी पार्टी जो कार्य करेगी उसका क्रेडिट लेगी। जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो झूठ को फैलाने में माहिर है। हम वो झूठ नहीं परोस पाते हैं जनता के बीच में। ये हमारी कमी है कि हम अपने लोगों के बीच में अपने झूठ को फैलाने में हम झूठ नहीं बोल पाते। वो अपने झूठ को परोस के अच्छे तरह से और उसका फायदा ले लेती है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं कहीं भी जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है, और फिर भी लगातार भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो सकती है। ठीक है, उसका भाई अब जनता तय करेगी। एक समय आएगा कि जैसे कांग्रेस समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी इनसे ज्यादा सीटों 400 सीटों पर थी कांग्रेस। अभी उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई है। हम बताएं सर, आप भी कुछ देखिए। एक्चुअली वही बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कार्य तो किया, आखिरी के 2-2.5 साल अखिलेश यादव के ने जो कार्य किया उससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन उन कार्यों को इनकैश नहीं कर पाए। जब इनकी सरकार हुआ करती थी, हम एज अ पत्रकार बता रहे हैं, 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कोई आदमी किससे जाके मिले, इस खुद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कंफ्यूज हुआ करता था। वो एक बहुत बड़ा रीजन था। मुलायम सिंह यादव जी एक बड़े नेता हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा आधार बना के गए। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बीच का टशन भी आपने देखा, शिवपाल यादव जी के बीच उनके बीच टशन दिखा। यही अगर यूनाइटेड हो करके समाजवादी पार्टी चुनाव, मैंने बताया ना कि पिछला लोकसभा का चुनाव 10 सीट पर फर्क डाल दिया इन्होंने। 3 पार्टी मिलकर लड़ती है, 74 से 63 बीजेपी को मजबूर कर दी लाने, जबकि मोदी की लहर चल रही, हर जगह चल रही है, हर जगह मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वैकम क्रिएट है, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है, गलती है, उसको आकलन करने का समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। करें, समझें, उसको मंथन करें, तब समझ में आ पाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को या मोदी का जो एक हाइप क्रिएट हुआ है पूरे देश में, उससे कैसे लड़ा जाए।
कर्नाटक के चुनाव ने साइड को तोड़ा है। मोदी जी ने 3 दिन 4 दिन 8 दिन प्रचार भी किया है, उसके बाद भी वहां पे चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो कहीं ना एक चीज खुल के आ रही कि हम लोग को लड़ना है जो सही चीज है उसको आधार बना, भ्रष्टाचार को आधार बना के लड़ा और जीते वो लोग चुनाव। भ्रष्टाचारी को आधार बना के लड़ा है, 40% सरकार बना करके आज वहां पे कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। ये लोग अपनी बात यहाँ कहने में क्यों असफल हो जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जी क्या सही बात? वो हम अपनी कमी को मानते हैं कि हम उन चीजों को, इनके झूठ को फैला नहीं पाते, जो बता नहीं पाते, जनता या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती या तो हम कह नहीं पाते। वो हम अपनी कमी भी हो सकती है हमारी। जी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के लिए आपने समय निकाला।